हम जब 2014 में परिवर्तन आया तो उससे पहले एक अटल जी का दौर छोड़ दें तो 67 वर्षों में हम दुनिया के एक अद्भुत देश थे। दुनिया में कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमेशा क्या होता है, छोटा और कमजोर कहता है कि बड़ा और ताकतवर हमें सता रहा है, पर यहां हम बड़े थे और हम ताकतवर थे और हम कहते थे छोटा हमें सता रहा है। वो वक्त बदला और इंडिया का एरा एज ए सॉफ्ट स्टेट ओवर हुआ। ऑन द लाइटर नोट कहूं कि नया संसद भवन जब बन रहा था तो उसके ऊपर जो भारत का नेशनल एम्बलम लगा तो बहुत से लोग कोर्ट चले गए कि शेर कुछ ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं, यानी इन्हें शेर भी बकरी जैसे चाहिए थे। पर जब से शेर शेर दिखने लगा है तो आपने देखा कि उसका असर क्या हुआ है। असर यह हुआ है कि विगत 8 वर्ष, भारत की स्वतंत्रता के पहले 8 वर्ष हैं जब हमने पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की, नो ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग। अब कोई कहेगा नहीं किया तो प्राप्त क्या कर लिया। आजकल का जो घटनाक्रम है मैं उस पर नहीं बोल रहा हूं, इस समय जो पाकिस्तान में चल रहा है। प्राप्त क्या किया, याद करिए कुछ साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले की बात, वो वीडियो जब पीटीआई की सरकार थी वहां शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में बोल रहे हैं कि आर्मी चीफ आए, उनके पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना रात होते होते हिंदुस्तान अटैक कर देगा। जनाब ये हालात तो 1971 में भी नहीं हुए थे कि कोई ये कहे कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि उनके पांव कांप रहे हैं। एक बात मैंने कहने का प्रयास किया। दूसरा प्रण क्या था, गुलामी की मानसिकता से अपने को अलग करना है। इसको मैं अभी आगे इस पे विचार व्यक्त करूंगा कि गुलामी की मानसिकता के कितने आयाम हैं, हाउ मेनी वेरिएबल डायमेंशंस दे आर हैविंग। तीसरा था कि हमें अपनी विरासत पर गर्व करना है और चौथा था कि हमें अपनी सब लोगों को सामूहिकता के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि एक कुछ व्यक्तियों के प्रयास से नहीं होगा, सबके प्रयास से होगा। और अंतिम था कि उस सामूहिकता के प्रयास के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना है। अब हम इसके दूसरे विषय पे यदि आते हैं कि अगर हम ये भी कहें, जैसे अभी स्वामी जी ने कहा कि चाइना के साथ भी हमको ध्यान रखना चाहिए था, तो मैं यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि चाइना के साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि अगर डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर आप देखें तो चाइना के साथ कौन खड़ा था, सिर्फ नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। ये मैं बात ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये मई जून 2020 का पीपुल्स डेली का जून का महीना था, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, आर्टिकल पढ़ लीजिएगा जिसमें उसने कहा कि चाइना इज फेसिंग इट्स वर्स्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पोस्ट तियानमेन स्क्वायर। तो ऐसा भी नहीं था कि हमने उसमें दृढ़ता के साथ काम किया। अब मैं इस पे आता हूं, देखिए गुलामी की मानसिकता की बहुत सी चीजें हमारे दिमागों में बहुत तरीके से बैठी हुई हैं और हमें उससे निकलने का प्रयास करना चाहिए। आप सभी लोग इस विषय के अनुसंधान में लगे रहते हैं, पर आपको तो पता है कि हमारे यहां बताया गया है कि अमृत तो तब निकलता है जब पहले विष निकाल दिया जाए। तो अमृत काल के अमृत का साक्षात्कार तब होगा जब गुलामी की मानसिकता ने जगह जगह विष जो इंजेक्ट करके हमारे मस्तिष्क में, यानी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों प्रकार के माइंड में, यानी चेतन और अवचेतन दोनों प्रकार के मस्तिष्क में जो स्थापित कर रखा है, उसको निकालने की आवश्यकता है। अक्सर हम लोग ये कहने लगते हैं कि हम इंडोलॉजी की बात कर रहे हैं। मेरा विचार है अब अमृत काल का अंत आते आते हमारा विचार बदल जाना चाहिए। हम वेस्ट के नजरिए से भारत को एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करेंगे, भारत के नजरिए से वेस्ट को एक्सप्लेन करेंगे। यानी ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए अगले 25 वर्षों में, वेस्टोलॉजी। अरे भाई आप कौन होते हैं हमको समझाने वाले? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, हम सब जो यहां बैठे हैं, कहीं ना कहीं इतिहास एक ऐसा विषय है जिस पर हम सबका आग्रह है कि उसकी वास्तविक स्वरूप आना चाहिए। पर उससे पहले हम यह तो समझ लें कि इतिहास को लेकर भारतीय सोच और इतिहास को लेकर वेस्टर्न सोच में क्या अंतर है। वो अंतर यह है कि वेस्ट कहता है हिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज विच कैन प्रिसाइजली डिपिक्ट एंड प्रिसाइजली डिटरमाइन द टाइम ऑफ एनी इवेंट विच हैज हैपेंड इन द पास्ट। यही तो हिस्ट्री मानते हैं कि भूतकाल में हुई कोई घटना, उसका सही सटीक निर्धारण कर दें और सही समय का निर्धारण कर दें, यह इतिहास है। परंतु मैं आज आपसे पूछूं कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट जूलियस सीजर इन्वेडेड इंग्लैंड इन 40 BC और 60 BC, हाउ डज मैटर्स टुडे?
तो उनकी इतिहास की डेफिनेशन तो कोई आज के युग में प्रासंगिक नहीं है। हमारे यहां इतिहास की परिभाषा यह है कि पूर्व काल में घटित हुई घटनाओं का वह स्वरूप जो वर्तमान समय में समाज में जीवन मूल्यों को स्थापित करने में भूमिका निभा सके। इसलिए हमारे यहां रामायण और महाभारत एक इतिहास है, मगर उस इतिहास में जोर रामलीला के ऊपर है। रामायण के भिन्न भिन्न पात्रों को पढ़िए, उनके चरित्र को समझिए, उनके चरित्र को अंगीकार करिए। यह उसका महत्व है। वो किस समय हुए थे, इसका महत्व हमारे लिए सेकेंडरी है और उनके लिए प्राइमरी है। इसीलिए जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो क्या शब्द है? रामचरितमानस। राम के चरित्र को मन में धारण करिए, यह इतिहास का उल्लेख है। और ऐसा नहीं है, अगर आप रामचरितमानस की अंतिम चौपाई पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है? कहत परम पुनीत इतिहासा श्रवण ही करत सकल भ्रम नासा। ये परम पुनीत इतिहास है जिसे सुनने मात्र से सब प्रकार के भ्रम दूर हो जाते हैं। अब वो भ्रम कैसे दूर होते हैं और भ्रमों में क्या संबंध होता है, मैं सिर्फ एक उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा। आप सबने वो सुना होगा, संस्कृत का बड़ा फेमस वाक्य, विनाश काले विपरीत बुद्धि। परंतु ये पूरा श्लोक आप में से कुछ लोगों को ध्यान होगा, और यह प्रसंग कहां पे है? ये रामायण का ही प्रसंग है, जब वो ये कहते हैं कि न निर्मिते न दृश्यते कदैव न श्रूयते स्वर्णमयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। अर्थात न कभी बना, न कभी देखा गया, न कभी सुना गया कि सोने का हिरण होता है, फिर भी तृष्णा ने रघुनंदन को भी ऐसा घेर लिया कि विनाश काल में बुद्धि पलट जाती है। अब ये हमें क्या शिक्षा देती है? आज बहुत से लोग सोने का हिरण दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय यानी भगवान राम जीवात्मा के प्रतीक हैं और सीता आत्मा की प्रतीक हैं। परमात्मा समझाता है सोने का हिरण नहीं होता। जीवात्मा भ्रमित हो जाती है, कहती होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और उसके बाद अपनी अंदर की समस्त परमात्म शक्ति को उसके अनुसंधान में लगा देती है। अब उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है रावण। अब यहां ध्यान रखने की बात है, जब रावण आया था सीता हरण करने, क्या राक्षसी वेश में आया था? नहीं, साधु का वेश धर के आया था। आज भी बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का आवरण धरकर आपके सामने आती हैं, और अंदर से देखने में लगता है कि ये तो बड़े अच्छे विचार के साथ आ रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे रावण सीता जी से आग्रह करता है, बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। जैसे ही मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार की, अब उसका असली स्वरूप दिखने लगता है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आज हमारे सामने जो शक्तियां खड़ी हैं, उसमें वास्तविकता क्या है, आवरण क्या है, ये हमें समझने की बहुत जरूरत है। मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं, ऐसे फ्रेजेस गढ़े जाते हैं, जैसे आप सबने सुना होगा लेफ्ट लिबरल। कभी आपने कोई लेफ्टिस्ट कंट्री बता सकते हैं जो लिबरल हो? मतलब लेफ्ट लिबरल इटसेल्फ इज ए पैराडॉक्स। इट इज लाइक इफ समबडी से दैट आई एम ए डिवाउट एथिस्ट। अब दूसरी बात आप आइए, भारत में आकर जो हार्ड लाइनर मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं और लेफ्टिस्ट, यही लिबरलिज्म के सबसे बड़े प्रतीक बन जाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, एक आप कम्युनिस्ट कंट्री नहीं बता सकते जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, और एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। चलिए वहां तक तो ठीक है। एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो, और एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें ना उड़ाई गई हो। गजब का भाईचारा है, आपस में क्या भाईचारा है। और ये आकर हमको भाईचारे का प्रवचन देते हैं। और देखिए मजे की बात यह है कि प्रवचन भी क्या देते हैं, कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब। अरे भाई, गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, और तहजीब तुम्हारी। अरे मैं तो तब यह मानता जब आप कहते दजला फरात की तहजीब, तो हम मानते ये स्थिति। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया कि हमारे माइंड्स में किस प्रकार के शब्दों को दिमाग में गढ़ा जाता है और फिर हमारे ऊपर इंपोज कर दिया जाता है। जैसा कि अभी स्वामी जी बता रहे थे फिल्मों के बारे में ही,
वो विषय तो हम लोग भी अब सबके संज्ञान में है कि किस प्रकार से धार्मिक और अन्य चीजों को किया जाता है। मैं उसमें एक और एंगल बताना चाहता हूं। जितनी भी फिल्में 50 साल में बनी, आपने प्रोफेसर को हमेशा सनकी पाया होगा। वो हमेशा 3 इडियट वाला वीरू सहस्त्रबुद्धे ही होगा। फौजी, उसका डिसिप्लिन उपहास का पात्र होगा। जिस स्टडी का वो उल्लेख कर रहे थे, उसी स्टडी में यह भी बताया गया है कि 68% या 65% से अधिक फिल्मों में हमेशा सिख उपहास का पात्र बनाया गया है। और इतना ही नहीं, जो डिसिप्लिन पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा वो मजाक का पार्ट होगा, वो चतुर महालिंगम होगा। और जो हर प्रकार की शैतानी करने वाला होगा वो हीरो होगा, वो इनोवेटिव होगा।